हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 13 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 4:30 से 6:30 के बीच में जो एग्जाम हुई है आज की थर्ड शिफ्ट, इसके हम सभी क्वेश्चंस लेकर आए। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए, यहाँ पर आई बटन पर आपको दे देंगे, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 स्टेप ये फॉलो कर लीजिएगा, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की, जो पैटर्न आपकी एग्जाम में फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न पर ये आपको मिल जाएगी ओनली ऑन 99 रुपये में, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर चल रहा है। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक ये ऑफर है। 15 अगस्त कूपन कोड यूज करेंगे, आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो गाइज, हमें जीके के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, साइंस के भी सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे हमें मिल चुके हैं, तो हम डिटेल के साथ में कवर करेंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अभिषेक जी जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। आरती कुशवाहा जी जो कि दमोह से हैं, इन्होंने 66 स्कोर किया है। इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें बताए हैं। क्लियर है? और गाइज, आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से इन नंबर को सेव कर लीजिएगा, और जैसे ही एग्जाम हो तुरंत से आप हमें नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दे, ताकि हम आपको 110% सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस दे पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को। क्लियर है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। क्लियर है? इन तीनों को आप कर लीजिएगा पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग। कावेरी नदी का जो उद्गम है ये किस राज्य से होता है? सही जवाब रहेगा कर्नाटक से। कावेरी जो नदी है कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर तल कावेरी से होता है। गाइज, यहाँ पर मैं बता दूं, हमने अभी तक जितने भी एनालिसिस किए, 2 तो कल किए थे, 2 आज किए हैं, ये थर्ड वाला है, आज तीसरा है आज का ये। इसके पहले अपन 4 एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं, और इन चारों एनालिसिस वीडियो में जितनी भी हमने एक्स्ट्रा डिटेल बताई है गाइस, उससे सीधे से सीधे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप देखिएगा, करीबन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हम कम बता रहे हैं, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चंस तो और ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस तो नृत्य वाले पूछे जा रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चंस जो है नदियों वाले पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली डिटेल में से ही आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? और कहीं से आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 800 किलोमीटर तक बहती है। बाएं किनारे की इसकी सहायक जो नदियां हैं कावेरी नदी की, ये हारांगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती। दाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं इसमें लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, इसके अलावा नोयल और अमरावती इसमें शामिल है। कावेरी जो बैसिन है ये 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.7% है। कावेरी बैसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों में फैला हुआ है। यह तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित स्टेनली जलाशय को मेठूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिटेल जो है एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के बारे में गलत कथन क्या है? ये आपको बताना था। अब जो कथन थे वो तो एग्जैक्ट याद नहीं रह पाते, आप सभी को बताइए कितने लंबे चौड़े होते हैं, तो याद रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने पूरी डिटेल डाल दी है यहाँ पर, इसमें से ही आपका जो कथन है वो दिए गए होंगे। क्लियर है? एक कथन तो ये था इसके साम्राज्य की स्थापना का, कब से कब तक रहा था साम्राज्य, किसने स्थापना की थी, है ना, और कब की थी। ये 2-3 जो कथन है इस टाइप के थे, तो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। बहमनी जो साम्राज्य है इसने 1347 से 1526 ईस्वी के बीच में शासन किया है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने वर्ष 1347 में की थी, और उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हसन गंगू के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन बहमन शाह को जाना जाता है, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, हसन गंगू ने।
बहमानी साम्राज्य की 1347 में। बहमानी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी इसकी राजधानी, और यह दक्षिण भारत में दक्कन का एक फारसीकृत मुस्लिम राज्य था। प्रमुख मध्यकालीन भारतीय राज्यों में से एक ये था। बाद में अहमद वली शाह ने वर्ष 1424 में राजधानी को गुलबर्गा से स्थानांतरित कर दिया, बीदर स्थानांतरित कर दिया था इसको। और बहमानी साम्राज्य मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था। किंगडम ने अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला पूरे डेक्कन को शामिल किया था। मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद बहमानी साम्राज्य को 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। तो ये पूरा बहमानी साम्राज्य है, आप देख कर जाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गाइस हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस बन रहे हैं भारतनाट्यम से रिलेटेड, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में ही। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु में हुई है। इसकी विशेषता इसके विशिष्ट हाथ के इशारे यानी मुद्रा, चेहरे के भाव, अभिनय, फुट वर्क और परिष्कृत कोरियोग्राफी है, जो एक कहानी या विषय को व्यक्त करने के लिए संयोजित होते हैं। और ये जो नृत्य है पारंपरिक रूप से देवदासियों यानी देवता के सेवक द्वारा मंदिरों में किया जाता है, और बाद में शाही दरबारों में भी प्रदर्शित किया जाने इसको लगा है। भारतनाट्यम में 3 पहलू शामिल है बेसिकली। नृत्य, शुद्ध नृत्य बोला जाता है, नृत्य एकल अभिव्यंजक नृत्य होता है, और नाट्य होता है सामूहिक नाटकीय नृत्य। ये 3 बेसिकली पहलू होते हैं। और यहाँ एक अत्यधिक आध्यात्मिक और समर्पित नृत्य शैली है, जिसका उद्देश्य कलाकार और दर्शकों को परमात्मा से जोड़ना होता है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी, और ये जो नृत्य है ये दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पत्तिकारम, बेसिकली इसका नाम है शिल्पत्तिकारम, इसमें भारतनाट्यम का वर्णन देखने को मिलता है। तो प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पत्तिकारम, इसमें भारतनाट्यम का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर वाला युद्ध से स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो युद्ध को भी आप देख कर जाइएगा। सुबह भी क्वेश्चंस पूछा है युद्ध वाला। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के एक मजबूत किलेबंद शहर बक्सर में लड़ी गई थी, इसीलिए इसको बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। और यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जीत थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को बेसिकली समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा देवजानी घोष को, आपका करेक्ट आंसर रहेगा देवजानी घोष। द नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसको नेस्कॉम बोला जाता है। अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाए कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी इसका फुल फॉर्म है। इसकी 5वीं अध्यक्ष ये थी, कौन? देवजानी घोष, ये 5वीं अध्यक्ष थी इसकी। और 2 अप्रैल को 2018 को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष ये इस टाइम पर बनी थी। क्लियर है? 5वीं थी वैसे तो क्रम में अगर अपन देखें तो, पर प्रथम महिला अध्यक्ष ये चुनी गई थी। क्लियर है? नेस्कॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग उद्योग का एक व्यापार संघ है, और यह वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चंस और नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम टाउन चैनल पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। हमने पूरा वहां पर करवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको 1997 में उनके मृत्यु के 1 साल बाद भारत रत्न मिला? अरुणा आसफ अली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म हुआ, देखिए इनका जो जन्म का नाम है ये अरुणा गांगुली था। अरुणा गांगुली इनका नाम था जन्म का। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद इनको किया जाता है। और इनका निधन हुआ 29 जुलाई 1996 को 87 वर्ष की उम्र में। और उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में से किसको 1997 में उनके मृत्यु के 1 साल बाद भारत रत्न मिला है? तो 1997 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद भारत रत्न मिला है 1997 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
देखिए भारत रत्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल हम देख लेते हैं। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को पास किया गया था। भारत रत्न के पहले जो 3 प्राप्तकर्ता हैं इनमें सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन शामिल थे। क्लियर है। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे सी वी रमन 1954 में। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू 1955 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1962 में इनको मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पालने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 में इनको दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, 1971 में इनको दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको 1987 में मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी अरुणा आसफ अली, जिनके बारे में ये क्वेश्चन बना है। 1997 में इनके निधन के 1 साल बाद इनको दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर, 2014 में इनको दिया गया। और 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका मरणोपरांत दिया गया। नानाजी देशमुख को भी ये बेसिकली 3 को एक साथ ये दिया गया 2019 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गिद्दा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिद्दा पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है या केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्दा प्राचीन नृत्य से लिया गया जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है और इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत सरल है। गहने नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संगीत भी नृत्य की विशिष्टता को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिद्दा नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है और यहाँ किसी भी कट और सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेराऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मिजोरम से। चेराऊ जो लोक नृत्य है बेसिकली चेराऊ या चेराऊ भी इसको बोला जाता है। तो चेराऊ मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। क्लियर है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेराऊ किसी फसल की भरपूर पैदावार जैसे कि विशेष अवसर पर 6 से 8 व्यक्तियों द्वारा जमीन पर क्षैतिज रूप से एक के ऊपर एक रखे गए बांस की डंडियों की एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। चेराऊ जो नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र के रूप में घंटे और ढोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई 1770 में। 1770 में पहले बैंक की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में की गई थी। तो क्वेश्चन इस तरह से बने कि पहले बैंक की स्थापना कब की गई या पहला बैंक की स्थापना रिक्तिस्तान के रूप में की गई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है पहला बैंक था, इसकी स्थापना 1770 में की गई थी, जिसे 1829-32 में समाप्त कर दिया गया था। फिर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्लियर है। तो याद रखिएगा 1800 होगा ये 1886 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, क्योंकि 1770 में तो ये इसको स्थापित किया गया, 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया 1829-32 में। तो ये होगा 1886, इसमें जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1791 में जनरल बैंक, देखिए यहाँ पर कुछ 1786 और 1791 में जनरल बैंक ऑफ बंद कर दिया गया। वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो बैंक है ये भारतीय स्टेट बैंक है। ये आप डेटा याद रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है। बाकी ये याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई, 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। तो इतना डेटा आप याद रखिएगा। और वर्तमान में सबसे जो बड़ा पुराना बैंक है ये भारतीय स्टेट बैंक है। बैंक के मुख्य कार्य है धन को स्वीकार करना, जमा करना, उधार देना, विविध कार्य, ऋण निर्माण करना कार्य और एजेंट कार्य, ये सारे काम होते हैं बैंक के। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है? तो धन हस्तांतरण की एक, देखिए हवाला जो है ये धन हस्तांतरण की एक अवैध और अनौपचारिक प्रणाली है। क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा, हवाला धन हस्तांतरण की एक अवैध और अनौपचारिक प्रणाली है। यह धन लेने वाले और देने वाले यानी कि धन लेने देने वाले दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में काम करती है। हवाला का पूरा काम इस नेटवर्क के विश्वास और कार्यकुशलता पर आधारित होता है। हवाला का काम मुख्यतः मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में फैला हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता परम पावन दलाई लामा ने अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ
अनकरेंजमेंट के लॉन्च किए हैं और पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल है। रेणुका सिंह ने इस पुस्तक का संपादन किया और पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत की प्रशंसा करते हुए यह करुणा और अहिंसा की दीर्घकालिक परंपराओं में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? भांगड़ा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये पंजाब का है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतनाट्यम इसका नाम है, जिसको दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है और इस प्रकार के नृत्य में अग्नि को नृत्य द्वारा दर्शाया जाता है। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? देखिए इसके पहले वाली जस्ट सेकंड शिफ्ट थी, यह थर्ड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने राजस्थान लगा दिया था। और अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि अरावली के पश्चिम में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। यानी कि जो आंसर था उसको क्वेश्चन में डाल दिया, क्वेश्चन को आंसर में डाल दिया, यानी कि कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन वही के वही आपके एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ये डिटेल अगर आपने कवर कर ली तो आप जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं उनको बड़ी आसानी से क्लिक कर पाएंगे। लूनी जो है ये अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यही क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। लूनी देखिए अरावली, यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया है अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, तो यही क्वेश्चन में उठाकर रख दिया है और आपसे पूछ लिया है कि कौन सी है लूनी नदी, है ना। तो कुछ नहीं है, यही है। और कल हमने ये पूरी डिटेल आपको कल भी बताई थी। तो अगर आपने पढ़ा होगा कल तो आपको आसानी से याद होगा और आपने अच्छे से कर दिया होगा। कल नहीं, माफ कीजिएगा, इसके जस्ट सेकंड वाली शिफ्ट में, इसके पहले वाली शिफ्ट में जस्ट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन से यह पुष्कर के पास दो शाखाओं सरस्वती साबरमती से निकलती है जो गोविंदगढ़ के में एक दूसरे के साथ मिलती है और यहीं से नदी का उद्गम अरावली से होता है और यह लूनी के नाम से जानी जाती है। यह पश्चिम की ओर तेलवाड़ा तक बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ में रन में जाकर ये मिल जाती है, कच्छ के रन में। संपूर्ण नदी प्रणाली अल्पकालिक ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉल मनी मार्केट यानी मांग मुद्रा बाजार के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है? 2 से 14 दिनों का, 2 दिनों से 14 दिनों का। कॉल मनी मार्केट के तहत फंड का लेन देन रात भर में के आधार पर किया जाता है और नोटिस मनी बोर्ड मार्केट के तहत फंड का जो लेन देन है ये 2 दिनों से 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर शिफ्ट में बन रहे हैं। पंजाब का नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भांगड़ा, डफ, लुड्डी, झूमर, जागो, धमाल, ये सभी पंजाब के हैं, याद रखिएगा। गिद्धा भी पंजाब का है। तो गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और इस नृत्य को प्रायः प्राचीन नृत्य से उत्पन्न माना जाता है जिसे रिंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान ये होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? आपको ऑप्शंस दे रखे थे आरटीजीएस, एनएफटी और इनके फुल फॉर्म आपको दे रखे थे। इस तरह से ऑप्शंस में रहते, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस। इनमें से कौन सा गलत था, इस तरह से आपको पूछा था। और इसमें से और 2 और ऑप्शंस थे जो कि हमें नहीं मिल पाए हैं, ये इतने मिले हैं। अब उसमें से एक आपका कोई सा गलत होगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रिशियन कर दिया होगा, फंड की जगह फायर कर दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा उल्टा सीधा, और वो गलत आपका होगा, है ना। तो इस तरह से पहचानना था, जो कि आप बड़ी आसानी से, अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते थे, है ना। तो इस तरह का कुल मिलाकर आपको पैटर्न समझाना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपका पहले से माइंड सेट क्लियर रहे, है ना। उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले ही पता चले, है ना, चल जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहे, पहले से अपने माइंड को उस तरह से प्रिपेयर रखें। बस यही हमारा मकसद है कि आपको पूरा एनालिसिस हम पूरी डिटेल के साथ में और सटीक एनालिसिस कवर करवाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई दर से, कि आरबीआई दर से रिलेटेड संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है हमको। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी और यह सिराजुद्दौला की सेना और उनके फ्रांसीसी सैनिकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कल भी आपका प्लासी का युद्ध पूछा गया था। इस लड़ाई में नवाब की सेनाएं हार गई। मीर जाफर के पुत्र मीर मीरन ने के आदेश से सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को फांसी दी गई।
क्लियर है। तो बेसिकली ये लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को और इनको फांसी दे दी गई 2 जुलाई 1757 को। इसके अलावा मुगल साम्राज्य से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गया। ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस छप चुके हैं आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइज नेशनल का पूरा करंट अफेयर हमने एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रखा है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये हमारे स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर, हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा आपका। 15 अगस्त को कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है ओनली ऑन आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। और गाइज जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है प्रीवियस ईयर पैटर्न है पूरा का पूरा, कुछ भी नया देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ओनली एमपीजीके को छोड़कर। तो आप यहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस टेस्ट सीरीज में पूरा मैथ्स रीजनिंग सारी चीज़ें डली है दुनिया भर की। तो आप जरूर से एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा छूट चल रही है, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी करंट अफेयर की 2023 के मध्य प्रदेश के, ये 2022 की, इन पर भी छूट चल रही है। और ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है और ये एमपीजीके का वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करते हैं अब हम साइंस की। साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने बताया? तो ये आइजैक न्यूटन ने बताया था। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था में परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन इसको बोला जाता है। वनस्पतियों से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। कोशिकाओं से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। विषाणु यानी बैक्टीरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसआई मात्रक से सुबह वाली शिफ्ट, सेकेंड वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बने थे, हमने बताया था कि अच्छे से कर लीजिएगा, और इसमें भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। अधातु से क्वेश्चंस बने, धातु अधातु से डेली बन रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना है, रिक्तिस्थान में 25 से 35% कार्बन होता है, तो ये लिग्नाइट होता है, इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा है? तो हमें ऑप्शंस तो नहीं मिले, तो हमें सब्जी रख दी है यहाँ पर कौन कौन है, तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन मिला था आपको। इस वर्ग के अंतर्गत सभी प्रकार के स्तनी जीव आते हैं, जैसे कि कंगारू, चूहे, सिल्लू, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, बैल, मछली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, बंदर, मनुष्य और आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिला होगा, आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये साइंस के बेसिकली क्वेश्चंस मिले हैं। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछा गया। लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। SICI से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। औसत से क्वेश्चंस बने हैं 1 से 2। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। सरलीकरण से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। विभाज्यता का नियम से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। आयत से क्वेश्चंस बने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं। बात करें नेक्स्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। मिरर इमेज से 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं। अल्फ़ाबेट से 4 से 5 क्वेश्चन से। लुप्त संख्या 1 से 2 नंबर की पूछी गई थी। इसके अलावा दिशा दूरी से क्वेश्चंस बने। कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस बने हैं। तो ये रीजनिंग का भी हमने पूरा आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जीके का बता दिया आपको, साइंस का बता दिया, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का बता दिया। तो जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग सभी का आपको पूरी डिटेल के साथ में पता चल चुका है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और गाइज मैं एक और चीज़ बता दूं, हमें मैथ्स और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस हमें रीजनिंग मैथ्स के मिल चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में, यानी कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमें मिल चुके हैं, है ना। तो उनको मैं कहाँ पर डालूंगा? उनको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, है ना। टेलीग्राम पर हम डाल देंगे उसको, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हमारे पास में फ़ोटोज़ आए हैं, तो उन फोटोज़ को हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपका पैटर्न एग्जैक्ट क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्लियर है ना। तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रही बात नेशनल के करंट अफेयर की, तो एग्जाम टाउन चैनल आपको हमने बताई दिया है, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ये ऑफर चल रहा है, इसके बारे में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और इसके अलावा ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 90% तक की छूट यहाँ पर आपको दी जा रही है इन सभी कोर्सेज पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी।
इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको 3 स्टेप ये दिखाई दे रहे हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है गाइज? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।